आपको मेरी क्लास में आनंद आने लग गया बताओ। पहले फर्स्ट क्लास थी उस दिन क्या कहा था मैंने कहा आप साक्षात काशी विश्वनाथ के चरणों में हो, इसलिए ज्यादा तनाव मत लो। नहीं इसका बैकग्राउंड और कोई फर्क नहीं पड़ रहा अपनों को कौन सा। अरे मुझे वो देखे नहीं देखे अपने सुना ही देना चाहिए। अनुभव फेल करना है ना। ठीक है ना, तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है, काले है या बैकग्राउंड है या कैसा है। चलो मैं देख लेता हूँ इसमें बैकग्राउंड वाला पार्ट। एक मिनट देख रहा हूँ। हाँ बस ठीक है बस। हाँ अरे उनको दिख जाएंगे ना, बढ़िया बढ़िया। अच्छा बताइए इसके लिए ब्लैक ले लूं पेन। हाँ ओके ब्लैक थोड़ा ठीक रहेगा। हाँ नहीं नहीं यस नमस्कार मित्रों। कल हम बात कर रहे थे संधि पर, कहानी भी सुनाएंगे लेकिन समय के बाद लास्ट में, ठीक है। व्यंजन संधि का पार्ट चल रहा था और एक अभी आया तो मुझे एक शब्द मिला सुसुप्ता अवस्था। देखिए वो हर बार मैं संधि में पढ़ाता हूं, हर बार पढ़ाता हूं वो शब्द, लेकिन वो समय से पहले यहाँ पर मुझे दिख गया तो आज मैं उसी का ही नियम पहले पढ़ाऊंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये सुसुप्त शब्द कैसे लिखा जाता है। चलिए तो हम बात कर लेते हैं सही तो क्या है। देखो डॉक्टर की भाषा आपने देखी कैसी होती है, वही मेडिकल वाला पढ़ सकता है, उसके अलावा कोई नहीं पढ़ सकता है ना। तो कोई कैसा लिखता है, ये मुझे लगता है सोनू सर ने पढ़ाया, लेकिन सोनू सर बहुत अच्छा पढ़ा, उनके मुकाबले कोई टीचर नहीं है जहां तक मुझे लगा। मैं काफी टाइम से उनके साथ हूँ, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मैं बहुत उनसे प्रभावित भी हूँ। हालांकि मैं बहुत सीनियर हूँ उनसे, लेकिन अपने विषय के वो अच्छे ज्ञाता है, बहुत अच्छा, और नेचर भी बहुत अच्छा, शानदार नेचर है उनका, बहुत बढ़िया है। तो अब उनका हिंदी से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि वो उनकी सब्जेक्ट अलग है। गणित वाले में हिंदी से संबंधित कोई अगर त्रुटियां हो जाती है तो वो त्रुटियां मानी नहीं जाती, लेकिन हिंदी वाले अगर गलती करते हैं तो फिर वो अपराध अक्षम्य माना जाता है। बात समझ आए। मैं अगर गलत लिखता तो वो अपराध अक्षम्य, लेकिन कोई दूसरा अगर गलती कर लेता है तो वो कोई गलती नहीं है क्योंकि उनकी वो विषय नहीं है। खैर अभी हम बात कर लेते हैं उस नियम पर। मैं आपको कल जो पढ़ा के गया था, मैं र लोप, न लोप और सर्लोप, ठीक है ना, ये पढ़ाया था। अब हम बात करते हैं उस उदाहरण पर जो मैंने दीर्घ संधि में मैंने आपको पढ़ाया था। याद करिए एक रामायण शब्द पढ़ाया था और मैंने रामायण का संधि विच्छेद राम प्लस अयन किया था, और मैंने ये भी बताया कि न अण में बदला है, वो क्यों बदला है इसको हम पढ़ेंगे किसमें, व्यंजन संधि में। तो अब वो टेम आ गया है, वो समय आ गया है, उसके बारे में हम बात करें। तो वो नियम ये है कि सारी मूर्धन्य ध्वनियों पर बात करेंगे, ई, ये री और ये र और ये है श, ई री र श षटकोण वाला, ठीक है। इसके बाद जब भी न की ध्वनि आए तो न का मूर्धन्यकरण हो जाता है, न अण में हो जाता है। इस नियम को थोड़ा समझना, इस नियम के अंदर क्या खास बात। न से पहले, न से पहले का मतलब है कि ये न कहीं पे भी हो सकता है, मध्य में भी हो सकता है, अंत में भी हो सकता है, आरंभ में, इधर जो शब्द आएगा राइट हैंड साइड उसकी बात कर रहा हूं। और ये जो ध्वनियां उस शब्द में कहीं पे भी होनी चाहिए, फर्स्ट में हो, मध्य में हो या लास्ट में हो, पर ये ध्वनि कहीं पे भी हो जाए तो इन ध्वनियों के प्रभाव के कारण ये न अण में बदलता है, यानी मूर्धन्य, मूर्धा, ऋतु रसाणाम मूर्धा, इस अण का उदाहरण मूर्धा से होता है, ठीक है। पूरे ट वर्ग का के अंदर ये उसका सदस्य। तो पहला वही उदाहरण लेते हैं जो हम पहले दीर्घ संधि में पढ़ के आए थे। यह है हमारा शब्द राम और इधर आ रहा है अयन, ठीक है, अयन। अ और अ मिलेगा तो ये तो बनाएगा आ, इसलिए मैंने इसको दीर्घ संधि में पढ़ाया क्योंकि पहला परिणाम दीर्घ मिलता। फिर इसके बाद कौन आ रहा है, य। अब
इस र के, देखो ये कितना दूर है पर है, ये देखो र की ध्वनि है, तो इस र के प्रभाव से ये न सीधा किस में बदलेगा, अण में बदल गया। इसलिए इसमें व्यंजन संधि भी है और दीर्घ संधि यानी स्वर संधि भी है। कोई कोई किताब वाला इसमें अयादि संधि भी बता देता है। आय की ध्वनि आ रही है, कौन सी ध्वनि आ रही है, आय, ये देखिए आय की ध्वनि आ रही है। तो इस तरीके से अगर हम अयादि संधि की तरफ इसका विश्लेषण करें तो देखो माय, रामाय, आय, देखो यहां की ध्वनि आ रही है, तो आपको ये आय में क्या करना पड़ेगा, रामे प्लस अन, रामे प्लस अन, और क्या बन गया, रामायण, रामायण बन गया। परंतु सार्थक अर्थ जिससे निकलता है संधि वही मान्य होती है। राम का चरित्र, अयन यानी चरित्र, जिस ग्रंथ में है वो कौन है, हमारा रामायण। मैं आपको इस रामायण के बारे में थोड़ी सी बात बताता हूं कि आप लोगों ने पढ़ाई तो की है, लेकिन आपको एक जानकारी पता होनी चाहिए। वाल्मीकि ने जो रामायण लिखी ना, वाल्मीकि ने, पहला ग्रंथ है रामायण, सबसे पहला, ठीक है ना। इस ग्रंथ के अंदर आपको पता है कितने श्लोक है, 24,000 श्लोक है। रामायण में कितने, 24,000, 24,000 श्लोक है। और सबसे बड़ी खासियत, इसमें 24,000 श्लोक ही क्यों लिखे गए और इसके पीछे क्या है, आपको पता है। गायत्री मंत्र है ओम भूर्भुवस्व वाला, उसमें 24 अक्षर है। कितने अक्षर है, 24 अक्षर है। प्रति 1000 श्लोक के ऊपर एक गायत्री मंत्र का एक अक्षर से अगला श्लोक आरंभ होता है। वाल्मीकि जी की रामायण उठा के देखना आप, उसकी सबसे बड़ी खासियत, 1000 श्लोक खत्म, फिर अगला जो 1001 का जो श्लोक स्टार्ट हो जाएगा, ऊपर ओम भूर्भुवस्व में जो 24 अक्षर है, इन 24 अक्षरों से पूरी रामायण बनाई गई है। क्या सोच रही होगी वाल्मीकि जी की, उन 24 अक्षरों को 24,000 श्लोकों में, और प्रति 1000 श्लोक पे याद रखना कि अब मेरे 1000 श्लोक पूरे हो गए, अब मुझे इसका लेना। इसमें 7 कांड है। कितने कांड है, 7 कांड है। बाल कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, और वो युद्ध कांड, और फिर उत्तर कांड वगैरह। इस तरीके से पूरा रामायण के अंदर बात कही गई है। वो राम का चरित्र जिस ग्रंथ में है वो क्या कहलाता है, रामायण कहलाता है। खैर, वाल्मीकि जी ने लिखा ये ग्रंथ, बहुत अच्छा ग्रंथ है। चलिए अब इस पर और आगे लेते हैं कुछ अन्य उदाहरणों पर। यह है परी, और इधर आ रहा है मान। देखो कहां पर है, न यहां कहीं बीच में नहीं है, लास्ट में, और ध्वनि कहां है, यहां पर। तो ये बन जाएगा परिमाण। क्या बनेगा, परिमाण। इस तरीके, इसी तरीके से देखिए, यह परि, और यह आ गया नाम, और ये बनेगा परिमाण। देखिए ये 2 शब्द है, यहां हमारे शब्द युग्म कंप्लीट हो गया। परिमाण और परिणाम में क्या अंतर है, परिमाण का मतलब है मात्रा, और परिणाम का अर्थ है नतीजा। हमें इतना परिमाण में पढ़ना चाहिए कि हमारा परिणाम सकारात्मक हो। बात समझ में आ गई। ये दोनों का शब्द युग्म का मैंने वाक्य प्रयोग कर दिया। इसका मतलब है मात्रा, इसका मतलब है नतीजा यानी फल। हमारा रिजल्ट क्या रहेगा, परिणाम, उसको कहेंगे हम। परि प्लस नाम से क्या बना, परिणाम। ये अगला मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये सबके लिए जिनकी शादी नहीं हुई है ना, उनके लिए। यह है परि, और यह है नय, और यह बनेगा परिणय। परिणय, परिणय का अर्थ होता है विवाह। परिणय का अर्थ क्या होता है, विवाह। परिणय का अर्थ क्या होता है, विवाह। आपने कहीं देखा होगा लिखा हुआ परिणय सूत्र में बंधे, परिणय सूत्र, तो परिणय का अर्थ विवाह होता है। लेकिन ये परिणय शब्द क्या है, इसको थोड़ा समझे। परि का अर्थ है चारों ओर, नय का अर्थ है नीति पूर्वक। हमारे चारों ओर परिवारजन बैठे रहते हैं, लड़के वाले के पक्ष के, फोटोग्राफर होता है, पंडित जी होते हैं, सब नीति पूर्वक कार्य होता है, लोगों को बुलाया जाता है। लेकिन कहीं यूं थोड़ी फतेह सागर पे किसी को देख लिया, चल मेरे साथ, ऐसा थोड़ी हो सकता, नहीं। तो परिणय, परिणय का मतलब यही है, जो नीति पूर्वक कार्य किया जाए वो परिणय, और जो नीति पूर्वक नहीं किया जाता उसे गंधर्व विवाह करते, अपहरण करके लेके चले जाते हैं, है ना, वो अलग है। तो ये परिणय, परिणय का विवाह होता है। और अगला देखिए, ये है प्र,
और ये नय, और क्या हो जाएगा? प्रणय। प्रणय का अर्थ होता है प्रेम। प्रणय का अर्थ क्या होता है? प्रेम। अब ये मुझे नहीं पूछना कि इन दोनों में से पहले कौन होता है ना? प्रणय, कई बार प्रणय पहले होता है और परिणय बाद में होता है, और कई बार परिणय होने के बाद ऑटोमेटिक ही प्रणय हो जाता है ना? दोनों में अंतर ही, वरना हर हाल में ये शादी होती है, चाहे आत्महत्या हो ना चाहे हत्या हो, ठीक है, मरण दोनों में ही। प्र प्लस नए से क्या बन गया? हाँ सही कह रहा हूं मैं। एक बार एक लड़के ने पूछ दिया सर हत्या और आत्महत्या में क्या अंतर है? मैंने कहा वही अंतर है जो अरेंज मैरिज और लव मैरिज में, मरण तो दोनों में ही है। ठीक है, चलिए अब और उदाहरण ले लेते हैं अभी। हाँ हाँ, इससे बढ़िया भाई वो कह रहा है कि शादी करे। हाँ भाई, मरना है तो फिर शादी करके ही मरो ना। हाँ, ये क्यों कुआरे मरो। ठीक है, खैर अगला देखिए, ये है प्र, और इधर आ गया अंगन, और ये बने। अब देखो यहाँ पर दो है, और मिलके क्या बनेगा? आ, और ये बनेगा प्रांगण। क्या बनेगा? प्रांगण। इसी प्रकार से देखिए ये प्र, अब मैं नहीं बताऊंगा, आप बताओ क्या बनेगा? आन। क्या बनेगा? प्राण। ऐसे बनेगा, प्रधनान से क्या बन गया? प्राण। ठीक है, इसी प्रकार आगे अन्य उदाहरण देखो। ये है एक शब्द त्रिश। देखो मैं षटकोण का उदाहरण ला रहा हूं। एक तो ये री ऋषि वाला, ये रहा, एक ये श, ये रहा, और इधर आ गया ना, और क्या बनेगा? तृष्णा। तृष्णा का मीनिंग होता है प्यास, याद रखना। मृग तृष्णा, मृग मरीचिका वगैरह से कई शब्द बनते हैं। इसी प्रकार से देखिए ये है कृष, और इधर आता है न, और क्या होता है? एक बात आपको बता दूं, याद रखना, जिंदगी में कभी कृष्णा नहीं बोलना। कृष्ण सही है, ये कृष्णा शब्द तो अंग्रेजों ने दिया है, उनको कृष्ण बोलना नहीं आया। देखना हिंदुस्तान में जब आते हैं तो केरल को केरला, कर्नाटक को कर्नाटका ऐसे बोलते हैं, तो कृष्ण को कृष्णा बोलने लग गए, राम को रामा बोलने लगे। अरे हमारे यहाँ तो हरे राम हरे कृष्ण है, हम हरे रामा, हम उनकी तरफ क्यों जा रहे हैं? हमें तो हरे राम हरे कृष्ण ऐसे बोलना चाहिए। शुद्ध है श्री कृष्ण, श्री कृष्णम वंदे जगत गुरु, कभी कृष्णा नहीं होता। ठीक है ना? वो तो कृष्णा कब होता है? जब उसके अंदर संधि होती है, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मा ने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमो, वहां होता। तो इसलिए ध्यान रखना, कृष्ण प्लस न से क्या बनेगा? कृष्ण होता। इसी प्रकार से देखिए ये है विष, और यहां आ गया नु, शाबाश, क्या बनेगा? विष्णु। इस तरीके से बने। अब मैं नहीं लिखूंगा, आप बताओ ये री है और ये न है, बताओ क्या बनेगा? ऋण बनेगा। शाबाश, अब आप सीख गए हो। चलिए अब मैं आपको अयादि संधि का मैंने एक टेस्ट भी लिया था, बाकी मैं आपको वो शब्द आपको अभी बता देता, क्योंकि अयादि संधि में आता था वो शब्द। अयादि संधि का टेस्ट आपका ड्यू रह गया तो रह ही गया, तो आज मैं आपको टेस्ट दूंगा, मंडे को वो टेस्ट करके लेके आना। ठीक है, अयादि संधि वाला। ठीक है, उसी में एक शब्द आएगा। ठीक है, अभी एक और लिख देते हैं, ये है कोश। देखो इसमें सावधानी क्या रखनी है, अगर यहाँ हलंत लगाना है तो फिर हमें यहाँ अन लिखना पड़ेगा, और क्या बनेगा? पोषण। और क्या बनेगा? पोषण। अगर आपको हलंत नहीं लिखना है तो फिर आपको लिखना है पोष, तो यहां हमें क्या लिखना पड़ेगा? न। दोनों राइट है, वो डिपेंड करता है कि वो ऑप्शन में क्या दिया गया है। तो अगर पोष लिख रहे हो तो यहां फिर आपको हलंत मिलेगा, तो यहां स्वर आएगा, तभी वो क्या बनेगा? पोषण बनेगा, ये जाना। तो अब मान लीजिए परीक्षा में आ गया जैसे दूषण, तो अब आपका इसका संधि विच्छेद क्या होना चाहिए? ये आ जाएगा दुष, और इधर आप करोगे तो अन। और अगर ये नहीं करे और ये अन्न नहीं लाना है तो हम सीधा क्या करेंगे? दुष प्लस न, क्या बनेगा? दूषण। बात समझ में आई? तो इस दुष प्लस न से क्या बनेगा? सॉरी, ये हलंत नहीं होगा, तो दुष प्लस न दूषण बन जाएगा। तो ई री र श का नियम ये है कि इसमें न किस में बदलता है? अण में बदलता है। क्लियर है? ये बात तो समझ में आ गई होगी आपको। ये मूर्धन्यकरण के सारे उदाहरण आज लेकर के आ रहा हूं, आज अपन बात कर ही लेते हैं। इसके अलावा अब हम बात करें आज का जो दूसरा नियम है, वो है ई और उ के बाद स की ध्वनि। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आरपीएससी में परीक्षा में पूछा गया है, और शब्द शुद्धि में इसके कई उदाहरण है। ठीक है, इसको समझिए।
इस स से पहले ई या ऊ की ध्वनि है तो स का मूर्धन्यकरण होता है और स बदल जाता है श में। किसमें बदलेगा? श में। और इसके सप्लीमेंट्री में, यानी कि इसका एक पूरक नियम है कि यहां जब जब थ होता है वो थ बदलता है ठ में। थ किसमें बदल जाता है? ठ में। ये छोटा सा नियम है कि ई और ऊ के बाद कौन आ जाए? स। तो स किसमें बदलेगा? श में। चलिए पहले उदाहरण से इसको क्लियर करते हैं। यहां है वी और इधर आ रहा है सम, तो क्या बनेगा? विषम। ये ऐसे बनता है। जो समान नहीं है उसे हम विषम कहते हैं। ठीक है, वी धन सम से क्या बन गया? विषम। इसी प्रकार से ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये एक शब्द है युधि, याद रखना युधि। और यहां आ रहा है स्थिर। क्या है? स्थिर। जो युद्ध में स्थिर रहता है, इस शब्द का मीनिंग बता रहा हूं। और ये स कैसा है? आधा। तो फिर ये श में कैसा मिलेगा? आधा। और ये थ किसमें बदलेगा? थ में। और ये बनेगा युधिष्ठिर। याद रखना, युधिष्ठिर नहीं होता। ये शब्द कम से कम में 5 बार तो पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा। समास में भी पढ़ाऊंगा, शब्द शुद्धि में भी पढ़ाऊंगा। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे क्या कहते हैं? युधिष्ठिर। ये ध्यान रखना, इस तरीके से शब्द बना। ठीक है, अब मुझे बताइए, ये एक शब्द है नी और इधर आ रहा है स्था, क्या बनेगा? निष्ठा। इस तरीके से शब्द बनता है। ये एक शब्द है प्रति और इधर आ गया था, क्या शब्द बनेगा? प्रतिष्ठा। आपको पता है, एक डायलॉग आता था हमारे अमिताभ जी बोलते थे कि प्रतिष्ठा, परंपरा और अनुशासन ये गुरुकुल के 3 स्तंभ है। वो शब्द आता था प्रतिष्ठा। ठीक है ना, प्रतिष्ठा ऐसा शब्द बना हुआ। अब मुझे बताओ, अगर मैं इसमें न लगा दूं तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा? प्रतिधन स्थान, प्रतिष्ठान। बात समझ में आ गई होगी। इस तरीके से इसका प्रतिष्ठा का संधि विच्छेद हो जाएगा प्रतिधन स्था, तो ये बनेगा प्रतिष्ठा। इस तरीके से शब्द बनेगा। अगला, ये भी आरपीएससी में पूछा हुआ है। ये है अभी और ये आ गया शेख और ये बनेगा अभिषेक। ठीक है ना, ये अभिषेक ऐसे बनता है, अर्थात ऊपर से प्रवाहित करना, इसका मीनिंग है। जैसे जल का अभिषेक करना, जलाभिषेक। दुग्ध का अभिषेक करना, दुग्धाभिषेक। घृत का अभिषेक करना, घृताभिषेक। तो अभिषेक शब्द बना हुआ, अभिधन से क्या बना है? अभिषेक। इसी प्रकार वेरी गुड और मोस्ट इंपोर्टेंट ये शब्द है। मैं इसे बहुत अच्छा मतलब समझता हूँ। ये शब्द हर विद्यार्थी को अपनी पढ़ने वाली लाइब्रेरी या जो भी कमरा है उसके वहां पर उसको लिखना चाहिए। और वो क्या है? ये शब्द नी धन स्थुर और क्या बनेगा? निष्ठुर। अब बताओ इसका अर्थ जो जानता है, पहले मैंने किसी को पढ़ाया भी है। निष्ठुर क्या होता है? निष्ठुर, चलिए ये पढ़ाने से पहले अपने घर की दीवारों में आप क्या लिखोगे वो आपको मैं बता दूं। आपको नहीं पता है तो एक स्लोगन है और उसकी व्याख्या आरएस में भी पूछी जाती है कई बार। ठीक है ना, और वो शब्द ये वाला है। पूरा लाइन जो है वो ये है कि महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की शिप्पी में पलता है। महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सिप्पी में पलता है। निष्ठुरता की सीपी में पलता है, सीपी में पलता है। ये जो स्लोगन है ये आपके पढ़ने वाले पे होना चाहिए दीवारों पर। 2 स्लोगन तो हमेशा होने चाहिए। असफलता अनाथ होती है लेकिन सफलता के कई रिश्तेदार होते हैं। असफलता अनाथ होती है लेकिन सफलता के कई रिश्तेदार होते हैं। जब आप सफल बन जाओगे ना तो आपको कोई बहुत से ऐसे लोग भी मिलेंगे, अरे इसको कोचिंग के लिए मैंने कहा था, इसके जेब में पैसे नहीं थे मैंने दिए थे, अब ये सिलेक्शन हुआ ये मेरी वजह से हुआ। और अगर आप असफल हो गए तो आपके आसपास कोई नहीं होगा। समझ में आ रहा ना? इसलिए सफल बनेंगे तो ऑटोमेटिक रिश्तेदार आ जाएंगे हमारे लिए कहने के लिए, क्रेडिट लेने के लिए।
लेकिन असफल होने के बाद आप ना तो आपके आसपास कोई है, क्योंकि आपका कोई अस्तित्व ही नहीं, क्योंकि कामयाब व्यक्ति को ही देखा जाता है। लोग उगते सूरज को अर्घ्य देते हैं, कभी डूबते सूरज को कभी दिया जाता हो पता नहीं, जनरली होता क्या है, उगते सूरज को दिया सलाम किया जाता है। तो इसलिए असफलता क्या होती है, अनाथ, और सफलता के कई रिश्तेदार होते हैं। अब इसको थोड़ा समझिए कि महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सिप्पी में पलता है। ये जिसने भी बात कही है बहुत अच्छी बात कही है, इस लाइन ने मुझे बहुत प्रभावित किया, और मैं कई बार हर बैच में भी कहता हूं और अपने जीवन में खुद पर भी। महत्वाकांक्षा का मतलब क्या है ये समझिए। तो महत्वाकांक्षा का मतलब है जो हमारी चाहते हैं, जो हमारी ख्वाहिशें, इनको पूरा करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। ये आपकी महत्वाकांक्षा है कि आप एग्रीकल्चर सुपरवाइजर बने। अब इसमें बाधा क्या है, बाधा आपका सबसे महत्वपूर्ण, आपका ध्यान भंग करवाने वाला मोबाइल जो हमें डिस्टर्ब करता है। इसके अलावा हमारे अवांछनीय दोस्त जो बार बार डिस्टर्ब करने लगते हैं, चला आज तो फतेह सागर चलते, अरे बंक मार दे, आज तो की क्लास नहीं चलते। तो ऐसे कई सारे दोस्त भी होंगे, ऐसे कई सारे तत्व होंगे जो आपको क्या करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, आपको उस महत्वाकांक्षा तक पहुंचाने में बाधा डालते हैं, खलल डालते हैं। तो ऐसे में क्या करना पड़ेगा, महत्वाकांक्षा का जो मोती है, महत्वाकांक्षा का मतलब आपकी महत्वाकांक्षा रूपी जो मोती पलता है ना, वो किसी मोती बड़ा नाजुक, बड़ा मुलायम, बहुत सॉफ्ट है। मोती के बारे में आप जानते होंगे। वो कब पलता है, उसके लिए बाहर का कठोर आवरण जब तक नहीं मिले तब तक वो मोती पलता भी नहीं है। मोती सीप में पैक होता है, ठीक है ना। वो सीप का आवरण देखा कितना कठोर होता है, कितना कठोर होता है। उस मोती को पलने के लिए सीप को बाहर के आवरण को कठोर रखना पड़ता है। हमको भी कठोर बनना पड़ेगा। मोबाइल आज स्विच ऑफ, जैसे मैं कठोर बन गया हूं, मुझे कभी आज दिन तक, अभी कितने दिन हो गए मैं मोबाइल ला ही नहीं रहा हूं। मैं अपने बैग में मोबाइल फ्लाइट मोड पर के रख के आता हूं, साइलेंट भी नहीं, फ्लाइट मोड पर रख के आता हूं, क्योंकि मुझे पता है मुझे 1 घंटे में कौन डिस्टर्ब कर सकता है और कहाँ मेरा कौन सा कॉल आने वाले हैं। मुझे जो भी आएगा, इमरजेंसी कॉल जो भी होगा, वो 1 घंटे में ऐसा कोई तूफान आने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो मैं बंद करके ही आता हूँ, मुझे पता है मेरी लंबी क्लास नहीं, 1 घंटे में कुछ भी नहीं होने वाला, होगा तो मैं तुरंत कॉल कर दूंगा, पता पड़ जाएगा, ठीक है ना। तो मुझे पता है, क्योंकि मैं जाऊं बार बार क्योंकि क्लास में आने के बाद फोन आ जाता है, बात करने लग जाते हैं, तो माइंड डाइवर्ट हो ही जाता है। मैं चाहता हूं मैं जितना जानता हूं बच्चों को पूरा उसका पूरा 100% उसको देके जाऊं। इतना कठोर नहीं बनूंगा तो आपके साथ भी अन्याय बनेगा कहीं न कहीं, किसी न किसी रूप में। इसलिए मैं कठोर बन करके आ गया। तो मोबाइल, अब वो महत्वाकांक्षा को मोती आपको करने के लिए आपके दोस्त ने कहा चलो शादी में जाना वहां पे, मैं क्या आज नहीं आऊंगा। हो सकता है आपकी ये बात उस दोस्त को बुरा लग जाए और फिर वो आपसे दोस्ती भी नहीं रखे, ठीक है ना, ब्लॉक कर दे या कुछ भी आपको, आप जो कह रहे हो। लेकिन जब आप कामयाब हो जाओगे तब फिर वही दोस्त आपके पास कभी न कभी आकर के कहेगा, हाँ यार मैं आपको अगर इस तरीके की वहां लेके चला जाता तो आपकी पढ़ाई नहीं हो पाती। इसलिए महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुर, निष्ठुर कहते हैं कठोर। निष्ठुर का मतलब क्या होता है, कठोर। वो कठोर सिप्पी तभी, वो सिप्पी में मोती तभी बनेगा जब सिप्पी कैसी होगी, कठोर होगी। इसलिए कभी कभी हमें कठोर बोल्ड फैसले लेने पड़ते हैं, तब जा करके हम किसी उच्च पद को प्राप्त कर पाते हैं। घंटों खपाना पड़ता है किसमें, पढ़ाई में दिमाग, तब जा करके। कई बार जैसे अरे पुष्पा मूवी लगी है, फर्स्ट शो देख के आते हैं, चलो, है ना, चलो देख के आते हैं। हमारे 2-3 घंटे से ऊपर की मूवी है, लेकिन हो सकता है उन 3 घंटों में हमने कोई पढ़ाई ऐसी कर ली जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाए तो हमारी लाइफ बन जाएगी। लेकिन हमने इस चीज को समझा नहीं, मौज मस्ती में समय गवा दिया, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना कि हमें मेहनत करनी पड़ती है और हमें खोजना ही पड़ता है, कि खोजते रहने पर मिलते जरूर मोती, खोजते रहने पर मिलते जरूर मोती। अगर आप नहीं खोजोगे, नहीं ढूंढोगे तो कभी मोती नहीं मिलेंगे। खोजते रहने पर मिलते जरूर मोती, चलते रहने पर मंजिल भार नहीं होती, मेहनत वालों को मिलती है आखिर मंजिल, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये ध्यान रखना, कोशिश करता रहना चाहिए। तो ठीक है, आज देखो मैं किसी ने कहा कि सर एक क्या लाइन कही थी, अब मैं आया था लेवल है ना, ऐसा बोला, हाँ ठीक है ना। देखो मैं क्लास 7 में जब पढ़ता था, कक्षा 7 में, मैंने जिंदगी का एक ही सपना देखा था, मैं टीचर बनूंगा।
मैं केंद्रीय विद्यालय की नौकरी छोड़ करके आ गया, पटवारी को त्याग दिया, वीडियो वाली नौकरी को त्याग दिया। मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या बनना था? शिक्षक, टीचर बनना अच्छा लगता था, क्योंकि एक टीचर एक कलेक्टर बना सकता है, लेकिन एक कलेक्टर एक चपरासी भी नहीं बना सकता। इसलिए मेरा पैशन है। मुझे देखो, मैं आरएस वालों को भी पढ़ाता था, तो मैं कभी आरएस फील्ड में गया नहीं। मुझे प्रशासनिक सेवा में जाने की रुचि नहीं है। मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, बस ये मेरा पैशन है। मुझे ये अच्छा लगता है। किसी को डॉक्टर बनना अच्छा लगता है, किसी को, लेकिन मैं कहता हूं कि जो चीज में आपको रुचि है उसके पीछे जी जान लगा दो। कभी ये मौका नहीं मिले, कभी ये कहने का कि यार कमी रह गई, तो फिर आप उस चीज को प्राप्त कर लोगे। और अगर उसको शिद्दत से चाहेंगे नहीं, तो फिर हम उस पर नहीं पहुंचते। इसलिए मैं आपको ये कह रहा हूं, ये आप जो बैठते समय आप देखते हो कर रहे हो ना, तो कभी मैं भी इस जगह पर बैठ करके ऐसा सोचता था कि यार टीचर बनना है, मुझे टीचर बनना है। कई उतार चढ़ाव आए। मैंने कहा था ना, मेरी राइटिंग मैंने आपको दिखाऊंगा। मैं अभी आज बुक लेकर के आया भी हूँ, मेरे बैग में पड़ी है। एक पेज पे, सिर्फ एक सिंगल पेज पे पूरी संधि लिख दी है। एक सिंगल पेज पे वो लिखने की कला देखना। एक सिंगल पेज है, उस पे पूरी संधि लिख दी है। जो आपको पढ़ा रहा हूं ना, दीर्घ संधि से लगा करके विसर्ग संधि तक। और देखना हो, इस क्लास के बाद आपको बताऊंगा, मेरे पास पड़ी हुई बुक में वो लगा रखा है एक कागज। आप कहोगे क्या गजब लिख दिया। एक ही वो इस कागज की कॉपी दे दो सर, हमें तो हमारे घर पे लगा देंगे। ठीक है ना। तो वो चीजें, उसके लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है, बहुत सीखना पड़ता है, डेडिकेशन, समर्पण, और कुछ नहीं। तो नीध निष्ठुर से क्या बना? निष्ठुर। ठीक है। ये अगला शब्द देखो, ये है नी, और अगला शब्द आ रहा हमारा संग, और ये बनेगा निशंग। देखिए निशंग किसे कहते हैं? तुणीर, तर्कस, जानते हो वो तीर रखने वाला, उसे निशंग कहा जाता है। तर्कस तो हमने बचपन में खूब पढ़ा, लेकिन उसे निशंग कहता है। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो धनुष से अपना साथ छोड़ देता है। तीर लिया और छोड़ दिया, वो साथ नहीं रहता। जो संग नहीं है वो निशंग बन जाता। निधन संग से क्या बन गया? निशंग। ठीक है। इसी प्रकार से देखिए, ये तो आपने खूब पढ़ा होगा, नी धन स्नात, और ये बनेगा निष्णात। निष्णात, देखो ये अण में बदल गया। अब आप कहोगे यहां पर वो देखो, ये न इस ई के वजह से किस में बदला? न में। तो ऐसे छोटे छोटे नियम पहले जो पड़े हुए होते हैं वो सब कहाँ काम आ जाते हैं। यहाँ पर कहीं लग रहा, हमें पता ही नहीं पड़ रहा कि ये अण क्यों बदला, ये तो कहीं संधि कहाँ हो रही है। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है, ये देखो ये वाला, ये श आ रहा ना, ये ई की ध्वनि आ रही है ना, तो ये न उसके प्रभाव में आकर किसमें बनेगा? अण में बदल गया। तो ये चीज बार बार सोचनी नहीं है। अच्छा, ई की ध्वनि आई है तो इसीलिए बन गया होगा, और इसीलिए बना हुआ, क्योंकि जब हमारी जिह्वा मुख सूख जाती है। निधन स्नात से क्या बन गया? निष्णात। ये सारे उदाहरण किसके आ रहे थे? ई के उदाहरण है। अभी देखो, अब मैं ऊ के उदाहरण ले लेता हूं। ऊ वाले में देखिए, ये है सु, और ये है समा, और ये बनेगा सुषमा। ऐसे बनता है। और ये जो जिसके लिए मुझे इतना नियम पढ़ाना पड़ा, वो ये शब्द था, ये सु, और ये सुप्त, और ये बनेगा सुषुप्त। वो सुषुप्ता नहीं, अरे वो तो सुषुप्त प्लस अवस्था से सुषुप्ता बना है। मैं तो केवल सुषुप्त की बात कर रहा हूं। सुषुप्त का अर्थ है सोया हुआ। हमारे यहाँ ज्वालामुखी है, जागृत ज्वालामुखी और सुषुप्त ज्वालामुखी, है ना। तो सुषुप्त का मीनिंग है सोया हुआ। अब राजस्थान पत्रिका देखना, उसके ऊपर राजस्थान पत्रिका जो लिखा हुआ, उसके नीचे एक लाइन लिखी हुई है। आप पढ़ के आना, कल मुझे बताना वो लाइन क्या है, उसमें ये शब्द मिलेगा। हाँ, किसी ने पढ़ा, शाबाश, वेरी गुड। देखो मैं कितना माइनर आपको लेके जा रहा हूं, कौन सा शब्द कहां है, मैं फैक्ट एड्रेस बता रहा हूं एग्जैक्ट, कि वो शब्द आपको वहां मिलेगा। राजस्थान पत्रिका पढ़ना, उसके डायलॉग जो है उसमें ये आपको मिल जाएगा। सुधन सुप्त से क्या बना? सुसुप्त। इसी प्रकार से देखिए, हाँ जी, हाँ हाँ, ये पर है गया, बिल्कुल सही कहा, शाबाश। सुसुप्त, सुधन सुप्त से क्या बना? सुसुप्त। इसी प्रकार से देखिए, ये अनु, और ये है स्थान, और क्या बनेगा? अनुष्ठान। अनुष्ठान। अब ये बात समझ में आ गई होगी आपको कि उ या ई के बाद अगर स आए, स किस में बदल रहा है? ठीक है, सुषमा,
और अगर ये आ गया, ये सु और ये है स्मिता, बताओ सुस्मिता, ये आ जाएगा सुष्मिता। यहां तक बात समझ में आ गई। चलिए अब देखिए इस संधि के कुछ अपवाद भी, मतलब इस नियम के अपवाद है। अपवाद पर हम बात कर लेते हैं। ये आएंगे नहीं परीक्षा में अपवाद में, पहले कह रहा हूं आपको, लेकिन हमको पता होना चाहिए कि इस अपवाद में क्या बात हो रही है। ठीक है, अपवाद वाले नियमों पर कुछ बात कर लेते हैं। जैसे देखिए यह है वी, कायदे से देखना इसमें बदलाव क्या होना चाहिए था। यह है सर्ग, कायदे से श होना चाहिए था पर नहीं होता है, और हम ऐसा ही लिखते कि नहीं लिखते। तो ये इस नियम के संदर्भ में ये इसका अपवाद है, यूं कह सकते हो। ये सिर्फ हाँ, मतलब इसमें संधि नहीं है, ये संयोग हुआ है, पर होना चाहिए था भाई, नियम तो यही पढ़ रहे हम, पर हुआ नहीं। इसी प्रकार से देखिए ये है वी और ये है स्मरण, क्या होना चाहिए, विस्मरण होना चाहिए था पर हुआ नहीं, और ये बनेगा। बात समझ में, ये है वी, आज ये नियम पढ़ाऊंगा फिर कहानी सुनाऊंगा आपको। ये है स्मित और क्या बनेगा, विस्मित। विस्मित का मतलब होता है आश्चर्यचकित, मैं विस्मित हो गया उस लड़की को फतेह सागर उस लड़के के साथ देख कर। हाँ, ऐसा कहते हैं ना, आश्चर्यचकित हो जाना। और विस्मरण, भूल भूल जाना, भूल गया मैं, ठीक है ना, क्या कहा मुझे पता ही नहीं था, पता नहीं है ना, ये ई की बात हो गई। इसी प्रकार से देखिए ये है अनु और ये है सार, क्या आ गया, अनुसार। बात समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से। ऐसे अगर आपको कोई शब्द मिल जाए और उसमें ऊ या ई आ रहा, उसके बाद स आ रहा और उसमें परिवर्तन नहीं हुआ, तो वो सारे के सारे कौन है, अपवाद है। और ये किस अवस्था में मिलेंगे, संयोग अवस्था में मिलेंगे। बात समझ में आ गई। आज हमने मूर्धन्यकरण वाले ध्वनियों पर बात कही है। ये मूर्धन्यकरण में कौन कौन सी ध्वनियां आई है उस पर बात करो तो देखो, ये श मूर्धन्य ध्वनि है, ये ट ठ ये मूर्धन्य ध्वनि है, इसके अलावा ये अण ये मूर्धन्य ध्वनि। बात समझ में आ गई। अभी पहले नियम लिख लो फटाफट और फिर उसके बाद हम एक कहानी की बात कर लेते हैं। अरे हिंदी की बुक आ जाएगी भाई, अरविंद मीना जी, साथी युक्ति विद्या विनय विवेक साहस सुकृत, अर्थ समझा दो क्या है भैया, राम भरोसे। साथी विपत्ति के, अरे इसका क्या अर्थ बताओगे, विपत्ति के साथी है, विद्या विनय विवेक साहस सुकृत असुत व्रत राम भरोसे। ठीक है ना, अरे ये तो सिंपल सी बात है। अगर विपत्ति के समय में कौन कौन हमारे साथ देता है उसके बारे में बता रखा है। अगर विद्या है तो काम आएगी विपत्ति के समय, अगर आप शालीन है, विनय है, आप में बुद्धि है, तो आप किसी की परिस्थिति में अगर फंसे हुए हो तो उसकी परिस्थिति को आप अपने हिसाब से ढाल सकते हो, अच्छा किया हुआ है ना। तो ये बाकी आप किसी में साहस ही नहीं है, कुछ विद्या नहीं है, कोई विनय नहीं है, फिर वो काम राम भरोसे ही होने वाला है। ये अर्थ बता रहा है, इसमें से कोई विशेष बात नहीं है। पर मिलिट्री से आ रहे हो क्या, हाँ, आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ। समझ में तो आ रहा है आप लोगों को है? दो बार किसने पढ़ ली, किसने, चलो आप लिखो, आपके लिए मैं वो जो लिखा हुआ है ना वो लिख करके आता हूँ, आपको दिखा है ना। हाँ, तब तक आप लिखो इसको, मैं लेके आता हूँ उसको, ताकि आपको थोड़ा सा पता लगे। हाँ, एक ही पेज में, मैंने ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ।
ओके, सभी ने लिख लिया? अपवाद को कंप्लीट कर लें। सर अमेरिका चले गए क्या? अरे उनको वैसे यहाँ दिखेगी नहीं है ना, चक्कर ये है ना, वो पेज उसको मैंने हाँ इससे आगे कोई है तो नहीं पड़ा है। चले लिख लीजिए इसे उदाहरणों को फटाफट। हाँ बिल्कुल कहानी सुना दी, बस इसके बाद आप कॉपी बंद कर लेना, आपको कुछ लिखना ही नहीं है। वो महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सिप्पी में पलता है, वो जरूर लिख देना एक स्लोगन अपनी कॉपी के सबसे फ्रंट पेज पे, तो याद रहेगा, मोटिवेशन है ये। हाँ बेटा आपको नहीं लिखा है? लिखा है नहीं अभी लिखा है? अच्छा ये पूछ रहे कि आप लिख रहे होते? अच्छा ऐसे पूछ, हाँ लिखो। लिख लिया सभी ने? कोशिश करने वालों की हार नहीं होती सर, बिल्कुल। खोजते रहने पर मिलते जरूर मोती, चलते रहने पर मंजिल बाहर नहीं होती, मेहनत वालों को मिलती है आपकी मंजिल, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, बिल्कुल। बीच राह जो बैठ गए वो बैठे ही रह जाते हैं, लगातार जो चलते रहते निश्चय मंजिल पाते हैं। चले आगे, आपको वो पंक्ति कहाँ बाकी है? देखो पीछे जो लिखेगा वो पीछे ही रहेगा, इसको इस लाइन को तो कॉपी के आगे लिखना है, पीछे नहीं लिखना है, कॉपी के पीछे लास्ट में नहीं, सबसे फ्रंट में, कि महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सिप्पी में पलता। अरे हाँ तुम ऐसे ले जाओगे तो इसके तो वो हो जाएंगे चारों धाम की यात्रा। हाँ। संध्या जानती है उसे, है ना? पढ़ा है हल्दर में। डेडिकेशन बहुत जरूरी है, समर्पण बहुत जरूरी है। ओके कंप्लीट? ओके लिख लो, कॉपी बंद कर लो। महत्वा में दो त आते हैं, दो त आते हैं, दो ही लिखे। हाँ महत्व लगने से महत्वा बनता है, जिसने एक लिखा वो दो करे। हाँ ओके चलिए, मुझे एक कवि की पंक्ति याद आ रही है, वो आप लोगों के लिए। चलिए पहले कॉपी बंद कर लो तो। हाँ। इसके बाद क्लास है नहीं है? चलिए अब तुम थोड़े चुप हो जाओगे तो बोलो। हाँ मुझे एक कवि की पंक्ति याद आती है, कवि का नाम लास्ट में बताऊंगा, वो आप लोगों को समर्पित है वो पंक्ति, और वो बहुत अच्छी पंक्तियां हैं, गजल की पंक्तियां हैं वो, और बहुत अच्छी प्रेरक पंक्तियां हैं। देखो हमारा समय तो अब यूं समझ लीजिए लगभग खत्म है। खत्म का मतलब ये है कि जो चीज हमको चाहिए थी और जो चीज हमको लेना प्राप्त करना था हमने कर ली है, ठीक है। अब आप लोगों को वो चीज प्राप्त करनी है, तो उसके लिए मैं तो सिर्फ एक मशाल, एक आग जला के जा सकता हूँ आपके सीने में, कि हमें मुझे चिंगारी, कि हम वो चीज प्राप्त करनी है, उसके लिए कुछ मेहनत करनी है। तो वो पंक्ति में ये बात आरंभ होती है कि हो गई है पीर पर्वत सी, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए।
हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, ये बुनियाद हिलनी चाहिए। मेरे सीने में न सही, तेरे सीने में सही, वो आग लेकिन आग जलनी चाहिए। ये दुष्यंत कुमार की पंक्ति है और कक्षा 11 की पुस्तक में भी है, और उनकी एक रचना है साय में धूप, उसमें मिलेगी आपको, पूरी लंबी है। ठीक है ना, आज ये दीवारें पर्दों की तरह हिलने लगी, है ना, बहुत मैंने शॉर्ट करके बताई है आपको। खैर, अब मैं आपको वो कहानी बताऊं, और वो राइटिंग वाली, क्यों ये राइटिंग आपको दिखाई भी है, लेकिन मैं आपको बताऊं, जब मैं कक्षा 11 में पढ़ता था तब तक मेरी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं थी, तब तक मेरी इतनी अच्छी राइटिंग नहीं थी, और ठीक ठाक थी। हाँ, अभी कल परसों मेरे साथ कौन आया था, मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ किस किस ने देखा, देखा आप लोगों ने? मैंने जो स्कूल का जो हमारे श्याम पट कौशल, जिसको ब्लैक बोर्ड कहते हैं, है ना, वो कौशल दिखाया कैसे मैं कलरफुल चौक से पढ़ाता हूँ। तो मैंने इनको दिखाया भी था, मेरे उस मोबाइल में था, वो फोटो एक ऐसे दिखा दिया, बता दिया कि ऐसे काम किया जाए। वो राइटिंग ऐसे ही नहीं है, उसके लिए क्या प्रेरणा रही है। कभी कभी कोई टीचर हमें कुछ कहता है तो हम उसको उल्टा ले लेते हैं, नहीं, हमें पॉजिटिव लेना चाहिए, और वही मेरे साथ हुआ। हुआ ये था, मैं साइंस बायो का स्टूडेंट था, मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ बेसिकली, तो साइंस का स्टूडेंट था, तो बायो में प्रैक्टिकल होता, प्रैक्टिकल का रिकॉर्ड बनाई जाती है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वैसे। तो हमारी फिजिक्स की मैम थी, अभी वो जयपुर में पोस्टेड है, और अभी भी कभी बहुत अच्छी पोस्ट पे चले गए वो तो, ठीक है ना। मैं उनका स्टूडेंट रहा हूँ, जब मैं 11th में पढ़ता था तो हमको ग्रुप में बांटा गया, बायोलॉजी में 2 ही लड़के थे, एक नितिन और एक मैं, और 14 लड़कियां थी। कितनी? हाँ, हाँ। और मैं, नितिन मेरा दोस्त था, उससे मैं खूब बातें करता रहता था, मतलब बहुमुखी प्रतिभा के जो धनी होते हैं खूब बोलते रहते हैं, मैं बोलते रहता था। तो मैम ने हम दोनों को अलग कर दिया, 7 लड़कियों के ग्रुप में मुझे डाल दिया ना, 7 लड़कियों के, 7 लड़कियों के ग्रुप में। और मुझे लड़कियों से बड़ी शर्म आती थी, क्योंकि हाँ, नहीं सच बात बता रहा हूँ, क्योंकि परिवेश नहीं रहा, परिवेश इसलिए नहीं रहा, बाल्यकाल में 6-7 में ही मेरी जो सिस्टर थी उसकी शादी हो गई, मदर मेरी एक्सपायर हो गई, तो कभी घर में कोई फीमेल रहा ही नहीं, पापा, मैं और मेरा भाई, हम 3 ही रहते थे। तो ऐसी स्थितियां हुई, तो फिर कभी कोई मतलब किसी से बात करना, किसी से थोड़ा अटपटा सा लगता था। 10 तक तो किसी से बात नहीं की, और अब साइंस ले ली, साइंस लेने के बाद लड़कियां, और 7 लड़कियां। अब मैं किससे बात करूं, क्या कहूं? अब कभी, अरे कुछ आता नहीं है, क्योंकि साइंस में कोई प्रॉब्लम होती तो अब इधर जाओ उधर जाओ, ये दिक्कत रहती। फिर मैंने सर को कहा, सर कौन से ग्रुप में बांट दिया अंदर को, तुम दोनों बात करोगे ना, तो फिर ये 7 उसकी, वो भी तेरे ग्रुप में डाल दी। फिर मैंने जैसे तैसे करके ये हुआ, 11th तो पास कर ली। 12th में जब आए तो एक बार क्या हुआ कि जो रिकॉर्ड बुक होती है, उस रिकॉर्ड बुक में हमारा प्रैक्टिकल का टर्न था। तो पता है, प्रैक्टिकल जिसकी साइंस रही है जिसको पता है, प्रैक्टिकल के जो बेंच होते हैं वो बड़े बड़े स्टूल वगैरह होते हैं, तो वहां बैठे हुए थे, तो मैम बैठी हुई थी सबसे आगे, और सातों वो लड़कियां ऐसे बैठी हुई थी, और मैं सबसे लास्ट में बैठता था, ठीक है ना, कभी। लेकिन जब मेरा रिकॉर्ड चेक कराने का है तो मैम के पास जाना ही था। जैसे मैंने रिकॉर्ड चेक कराया तो मैडम ने वो रजिस्टर जो होता है रिकॉर्ड बुक जोर से फेंक दिया, जोर से फेंक दिया, वो रजिस्टर पूरे टेबल पे फिसलता हुआ गया। लास्ट में वो रश्मि बैठी हुई थी, हाथ रख दिया। हाँ, और मतलब वो रजिस्टर रिकॉर्ड, उन 7 लड़कियों के सामने मैडम ने कहा कि राकेश क्या राइटिंग है, ऐसी क्या राइटिंग लिखी है, मेरे इज्जत के कांकरे कर दिए। फिर मैंने कसम खा ली, उसको मैंने पॉजिटिव लिया, मैं ऐसा लिखूंगा किसी दिन मैम को ये कहना पड़ेगा कि ये इतना बढ़िया कैसे लिखा। फिर मैंने आगे बड़ी कक्षाओं में गया, बीएड कर ली, फिर पढ़ाई कर ली। समय बड़ा बलवान है, देखो समय बदलता है, और बात होती है 2006 की। तब मैं एक सरकार की एक पहले एक वो भर्ती प्रक्रिया थी विद्यार्थी मित्र की से,
विद्यार्थी मित्र, जिसे अभी पंचायत सहायक कहा जाता है। तो बीएड करके आ गए थे, तो पापा टीचर थे, तो क्या करे तो बोले इंटरव्यू दे देते। मैंने एक एप्लीकेशन लिखी, प्रार्थना पत्र लिखा। फिर प्रार्थना पत्र जब लेके गए तो मैडम के अटेस्टेड कराने पड़ते हैं डॉक्यूमेंट, तो वो गजेटेड ऑफिसर थी, तो लेक्चरर थी, तो बोले कि यार ये शर्मा जी राइटिंग किसकी बताओ, तो बोले कि ये तो अपने राकेश की। बोले कि ये राकेश की राइटिंग है, मैं जानती हूँ उसको, मैंने पढ़ाया। बोले अगर उसका सिलेक्शन हो गया तो आप देख लें। फिर मेरा सिलेक्शन हो गया, मैं जब पढ़ाने गया, मेरी पहली क्लास में वो मैम आकर के बैठती है और अभिभूत हो जाती है, बोले कि यार क्या कमबैक किया, ऐसी राइटिंग, इतना बढ़िया। उनका एक लड़का था गौरव, जो सीबीएसई पाठ्यक्रम में केंद्रीय विद्यालय में पढ़ता था, वो डेली मेरे पास लेकर के आती और ये कहती अब तू इसको हिंदी सिखाएगा, इसको हिंदी पढ़ा। आप ये सोचिए, जिसने नकार दिया वही अगर हमें ये कॉम्प्लीमेंट दे, क्या गजब लिखता है, तो अपने लिए कितनी बड़ी उपलब्धि होती है। अगर मैं उस चीज को नकारात्मक लेता, चल बाहर मिलना आप, हाँ है ना, होता ना, बच्चों में होता ही है, होता। इसलिए कोई भी टीचर अगर आपको कुछ कहता है, उसे आप पॉजिटिव लो, उसे देखो, मुझे आप लोगों से कुछ भी लेना देना नहीं, मैं तो यहाँ पढ़ा करके चला जाऊंगा, लेकिन कभी मैं ये बात कहता हूँ तो मैं आपको देख करके, मैं अपने अतीत को देखता हूँ कि यार ये बच्चे, इनका भविष्य कहाँ चला जाएगा, अगर ये नौकरी नहीं मिली तो फिर ये क्या करेंगे, इनका पूरा टाइम वेस्ट हो जाएगा, वो पैसा भी जा रहा है, वो समय भी जा रहा है, ठीक है ना। एक दिन की कीमत उस अखबार वाले से पूछो, अगले दिन वो अखबार रद्दी हो जाता है। उस एक दिन की कीमत अखबार वाले की, एक साल की कीमत उस विद्यार्थी से पूछो अगर वो फेल हो जाता है ना। बात समझ में आ रही है ना आपको। तो इसलिए आपका ये समय बड़ा अमूल्य है, इसे ऐसे यूं ही जाने मत देना, इसको मेहनत करना। और मैं कभी कोई बात कहता हूं तो मेरी लास्ट में एक बात लाइन में कह के भी जाता हूं, मैंने प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष रूप से कटु वाणी का प्रयोग किया और हृदय पर आघात पहुंचाओ तो उसे यही छोड़ के चले जाना, कभी जिंदगी में कभी उसे याद मत करना, अच्छी बातें लेके जाना, तो अब वो हमारे क्या काम आएगी। बाकी तो अपन मिलेंगे मंडे को। ओके, ऑल द बेस्ट।